हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और हमारा अध्ययन प्राचीन भारतीय इतिहास के 2 खंडों पे पूरा हुआ। हमने इसके पिछले वीडियो में हर्यक वंश और शिशुनाग वंश पे विस्तार से अध्ययन किया। इस वीडियो में हम नंद वंश पे अध्ययन करेंगे। देखिए, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक के रूप में हमने कालाशोक को अध्ययन किया था और कालाशोक के बाद जिस शासक की चर्चा मिलती है उसे पुराणों में नंदीवर्धन कहा गया है। इसी नंदीवर्धन को महानंदिन की भी संज्ञा दी गई है। तो जो हम नंद वंश पढ़ते हैं, जिसमें हम पहले प्रमुख शासक महापद्म नंद की चर्चा करते हैं, तो यह महापद्म नंद वह व्यक्ति हुआ जिसने महानंदिन की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया। ठीक है, तो हम इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, महापद्म नंद और घनानंद के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसका नोट्स चाहिए तो इसका टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हो जाइए, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक माना जाता है, जो कि निम्न वर्ण से संबंधित था। भारतीय इतिहास में यह पहला शासक हुआ जो शूद्र राजा था। पुराणों में या बौद्ध ग्रंथों में इसे शूद्र जाति से निम्न वर्ग की जाति से इसे संबंधित बताया गया है। ठीक है, महापद्म नंद के समय में जो महत्वपूर्ण बातें रहीं वह इस प्रकार हैं। इसे नंद वंश का संस्थापक माना जाता है और यह प्रथम ऐतिहासिक शासक हुआ जो निम्न वर्ण से संबंधित था। इसे पुराणों में या बौद्ध ग्रंथों में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे पुराणों में इसे सर्वक्षत्रांतक बताया गया है, यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। महापद्म का भी नाम इसका मिलता है और साथ में दूसरा परशुराम, जैसे कि सभी क्षत्रियों को नाश करने वाले पहले परशुराम हुए थे और उसी पे आधारित इसका दूसरा नाम मिलता है, दूसरा परशुराम। बौद्ध ग्रंथ में इसे उग्रसेन कहा गया है। असंख्य सेना रखने वाला शासक जिसे उग्रसेन की संख्या दी गई है। तो हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य पे शासन करने वाले अभी तक के वंशों में सबसे मजबूत शासकों में इसकी गिनती होती है महापद्म नंद की। यह सर्वशक्तिशाली था, अकूत संपत्ति का मालिक था और अपने समकालीन जितने भी राज्य हुए, यहाँ तक कि विंध्य के दक्षिण में एक राज्य होता है जिसकी चर्चा मिलती है हेय नाम से एक चर्चा मिलती है, जो नर्मदा नदी के आसपास इसका राज्य था। इसने उसको भी जीता, यानी कि विंध्य पर्वत को पार करके वहाँ अपनी विजय पताका लहराने वाला पहला शासक होता है महापद्म नंद। इसलिए इसे एक राट की उपाधि भी दी जाती है। एक राट की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक होता है महापद्म नंद। इसको बोलते हैं सोलो मोनाक। सोलो मोनाक की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन होता है? महापद्म नंद। इसकी चर्चा यहाँ तक भी मिलती है कि कलिंग पे हमने पढ़ा था क्या, एक शासक का नाम हमने पढ़ा था कलिंग में, जो कि खारवेल था, चेदी वंश का शासक था खारवेल। उसका हमें एक अभिलेख मिलता है, हाथी गुहा अभिलेख। ये हमें कहाँ से मिलता है? कलिंग से, उड़ीसा से। ठीक है, ये चेदी वंश का शासक होता है यहाँ पे खारवेल। उसके अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि महापद्म नंद ने कलिंग के कुछ हिस्सों पर भी आधिपत्य हासिल किया था। आधिपत्य प्राप्त करने के पश्चात वहाँ पर उल्लेख मिलता है कि महापद्म नंद ने कुछ नहरें निकलवाई थी और वहाँ से यह जिनसेन की मूर्ति लेकर मगध चला आता है। यानी कि महापद्म नंद का जैन मतानुयायी होने की भी पुष्टि होती है। जिनसेन की मूर्ति कहाँ से लाता है? कलिंग से, और कलिंग में ही नहरें खुदवाता है। महापद्म नंद के समय में मगध इतना फल फूल रहा था कि मगध में भी बहुत सारी नहरें खुदवाई गई थी गंगा से, जिससे पानी मिलता था, गंगा नदी से उसको पानी मिलता था। मगध साम्राज्य में उस समय बहुत सारी फसलों का उल्लेख मिलता है, व्यापार का उल्लेख मिलता है, अच्छे खासे बड़े बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है, जो कि अर्बन सोसाइटी के रूप में डेवलप हो रहे थे। तो महापद्म नंद के समय एक छत्र राज हुआ जिससे इसे एक राट की उपाधि प्रदान की गई। विंध्य पर्वत को पार करके अपनी विजय पताका फहराने वाला यह पहला शासक हुआ महापद्म नंद। इसने पंजाब को छोड़कर लगभग संपूर्ण उत्तर भारत, मालवा का क्षेत्र, गोदावरी तक सीमा इसने अपनी विस्तारित कर ली। इसलिए इसे भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट की उपाधि दी जाती है। देखिए, महापद्म नंद के बाद
जो नंद साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वह इस प्रकार हुआ। देखो यहाँ पे उज्जैन का क्षेत्र है, यहाँ पे ताम्रलिप्ति है, ये पाटलिपुत्र है, ये अहिछत्र है, मथुरा है, ये श्रावस्ती है। तो इस बड़े से क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि नंद वंश का साम्राज्य विस्तारित हो जाता है। ये कलिंग का थोड़ा सा पार्ट उड़ीसा का, तो यहाँ तक इसका माना जाता है कि इसका साम्राज्य विस्तारित था नंद डायनेस्टी का। महापद्म नंद के उत्तराधिकारी के रूप में देखें तो 8 शासकों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो नंद वंश के अंतिम शासक के रूप में हम जिसकी चर्चा करते हैं वह है धनानंद। ठीक है, यूनानियों ने जो यूनानी हमें टेक्स्ट मिलते हैं, यूनानियों के द्वारा जो स्रोत हमें मिलता है उसमें धनानंद को अग्रमीज कह के बुलाया गया है। अग्रमीज, यह लोभी प्रकृति का व्यक्ति था। धन संपत्ति जो जनता के द्वारा टैक्स वसूला जाता है उसको ये मनमाने ढंग से वसूलता था। छोटी छोटी वस्तुओं पे अत्यधिक कर लगा देना। जो फंड आते थे, पब्लिक फंड जो आते थे राजकोष में, उसका अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उसको छुपा कर रखना। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 80 करोड़ की धन राशि इसने गंगा नदी में सुरंग बना के जमा की थी, इकट्ठा की थी। तो धनानंद के समय काफ़ी असंतोष फैल गया और हमने देखा, आगे चल के आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य अगले वंश का स्थापना करता है धनानंद को राजगद्दी से हटा के, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त के मदद से। इसी कालखंड में हम पढ़ेंगे कि इस समय जब धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य का समय आएगा, लगभग 323 BC के आसपास का समय आएगा। इस समय हम देखेंगे लगातार पश्चिमोत्तर भारत में इस साइड से लगातार भारत में आक्रमण होते हमें दिखाई देंगे। इस समय यहाँ की हम राजनीतिक स्थिति को समझेंगे तो हम देखेंगे कि 2 प्रकार से हम बाह्य आक्रमण को देखते हैं इस समय। कुछ पारसिक आक्रमण होंगे, कुछ यूनानी आक्रमण होंगे। यूनानी आक्रमण में आप सभी ने नाम सुना होगा सिकंदर का, तो हम सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे 323 BC में, जो हाइडेस्पीज का युद्ध होगा झेलम या वितस्ता नदी के किनारे। हाइडेस्पीज का युद्ध हम पढ़ेंगे सिकंदर के साथ और पोरस के साथ। और हम कुछ युद्ध पढ़ेंगे पारसिक आक्रमण जो होते हैं, कुरुश या साइरस द्वितीय का आक्रमण, या दारा प्रथम या डेरियस प्रथम का आक्रमण। उसके बाद हम मौर्य साम्राज्य में एंटर करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य में। तो आज का टॉपिक था नंद वंश, जो हमने विस्तार से समझा। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण, जो भारत में पहला विदेशी आक्रमण होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मौर्य काल, और मौर्योत्तर काल में फिर विदेशी आक्रमण होंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। पद्मनंद का ये साम्राज्य आपको दिया हुआ है मैप के थ्रू, आप इससे समझ पा रहे होंगे कि वही मैप है जिसको हमने अभी ऊपर देखा था। ठीक है, कंप्लीट होता है वीडियो आपके लिए महापद्मनंद और नंदवंश धनानंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।